हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप अपनी बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ अगर आप इसमें पीआरटी लेवल या आप 6 to 8, 9 to 10 आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। इसमें फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आपको ये 2 सेशंस मिलेंगे, आज और कल मिलेगा। तो इससे आपका मोस्टली सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, आपका रिविजन हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी का कंटेंट करते हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है कंटेंट आपका। और साइंस की क्लासेस चलती हैं, रोज़ सुबह 10 बजे मिलती हैं। आजकल थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, टाइम इधर से उधर हो जा रहा है, तो थोड़ा 2-4 दिन और इसका टाइम का इशू जो आपका है वो थोड़ा सा इधर उधर जो हो रहा है वो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगी किस समय आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। जनरली वैसे हमारा वीडियो #10 का डोज जो हम लेते हैं, तो ये 10 का डोज आपको 10 बजे सुबह रोज़ मिलता है। तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करेंगे टाइमिंग को। चलिए ज़्यादा किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए, और इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, आप पीवाईक्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप प्लेलिस्ट जाकर टीआरई 3.0 के नाम से पीवाईक्यूज़ है, तो आप उसको जाकर ज़रूर स्क्रॉल करिए और आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आज साउंड। तो साउंड को आपको जो मेन चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी ज़रूरी है, मैं उन चीज़ों को कंप्लीट करूँगी। पहले ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको ही हम कवर करेंगे। जैसे साउंड हो गया, तो साउंड कैसे होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तब वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा साउंड। तो साउंड क्या है, कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका 6 to 8 जनरल पेपर या 9 to 10 जनरल पेपर, इन सब का फेवरेट क्वेश्चन है कि साउंड एक किस तरह की वेव है। तो आप बताएंगे साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आती है। अनुदैर्ध्य तरंग है क्या आपकी ध्वनि, ठीक है। क्योंकि ये अब अनुदैर्ध्य तरंग क्यों है तो ये भी पूछा जाता है। तो आप इसमें बता सकते हैं क्या रीज़न हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें संपीड़न और विरलन, तो ये दोनों आप विरलन ये दोनों आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जो साउंड है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो 2 पॉइंट आपने यहाँ समझा कि साउंड जो है प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के, कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। और दूसरा पॉइंट आपने समझा कि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। आप नीचे डायग्राम में देख भी सकते हैं। क्या डायग्राम है आपके आगे, ये देखिए, ये अब से यहाँ से साउंड निकली। अब यहाँ से साउंड निकलने से क्या हो गया, यहाँ के जो एयर के पार्टिकल्स थे इस एरिया के, ये क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। जब एयर के पार्टिकल्स सारे पास पास हो गए, ये पास पास आ गए, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं संपीड़न। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, आपकी संपीड़न की कंडीशन हो गई। संपीड़न, इसी को क्या बोलेंगे आप, कंप्रेशन बोलेंगे। पर अगर जैसे ही आपका क्या होगा, साउंड ये जब पास पास आ गए, फिर एक कंडीशन हो जाएगी क्या, जब ये दूर दूर जाएंगे, तब ये जो दूर दूर वाली कंडीशन है, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी रेयर फ्रैक्शन वाली। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, विरलन वाली या रेयर फ्रैक्शन वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी साउंड। कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है अपने प्रोपगेशन के लिए, ध्वनि को प्रसारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा साउंड आपको तेज़ किस में सुनाई देती है। तो आपके ऑब्जेक्ट हो गए सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो सबसे ज़्यादा साउंड जो तेज सुनाई देती है वो आपको ठोस में सुनाई देती है, और उसके बाद आपको तरल में, और उसके बाद आपको गैस में सुनाई देती है ध्वनि। ये तो कंडीशन हो गई जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे, हवा के आपको कण आपको दिखाई देंगे। तो जब एयर के पार्टिकल्स आपको देखेंगे, आपको प्रेजेंट होंगे आपकी जगह पर, तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी। पर दूसरी एक विपरीत कंडीशन होती है, कुछ कैसी कंडीशन, एक वैक्यूम की। अगर एक वैक्यूम है, एक निर्वात है, तो निर्वात में क्या होगा, आपको साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि निर्वात है तो इसका मतलब वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। जब एयर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा,
साउंड प्रोपिगेट नहीं करेगी वहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स। अब एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर साउंड होगी तभी क्या होगा, इनमें कंपन होगा। कंपन होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये कंपन होने की वजह से सुनाई देगा। पर अगर एयर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो कंपन कैसे होगा? जब कंपन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए ये बोला गया कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। तो ये आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बेल जार का। उसमें क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉनिक बेल लगाई गई और बेल को बजाया गया तो आपको बेल क्या है, सुनाई दी। ये तो पहला केस हो गया। पर दूसरा केस क्या हो गया, अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, सारा का सारा एयर क्या किया, हटा दिया। जब एयर को हटा दिया, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है। अब इसमें कितनी भी तेज़ी से रिंग को बजाएंगे, बेल को बजाएंगे, तो क्या है, आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि साउंड को बजने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, विच पार्ट वाइब्रेट। तो जैसे कि आपने देखा होगा ड्रम, तो ड्रम आपका कुछ इस तरीके से है। अब ड्रम के ऊपर एक स्टिक प्रेजेंट होती है, तो ड्रम पे क्या है, स्टिक से ड्रम को बजाया जाता है। पर ड्रम में कौन सा ऐसा भाग है जो कि आपका वाइब्रेट होता है? तो कुछ ऊपर वाला जो भाग है, इसको आप बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है, आपकी झिल्ली होती है। तो ये झिल्ली की वजह से क्या है, आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करती है, इसकी वजह से आपको आवाज़ सुनने को मिलती है ड्रम की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गिटार की, तो गिटार कुछ इस तरीके से होता है। और गिटार में क्या होगा आपका, यहाँ पर स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ धागे से प्रेजेंट होते हैं। तो ये धागों में क्या होता है, धागों में कुछ इस तरीके से गैप्स होते हैं। तो ये धागा यहाँ पर ऐसे बोल्ड है और ये यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ से ऐसे इसे हिलाया जाता है तो ये स्ट्रिंग क्या करती है, इस तरीके से वाइब्रेट होने लगती है। तो इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हुआ, इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से क्या हो गया, गिटार आपका बजने लगा। ऐसे फ्लूट में क्या होता है, तो फ्लूट ऐसी है, इसमें क्या होता है, एयर के ऐसे कुछ कुछ छेद होते हैं। तो इसमें क्या है, एयर क्या है, कॉलम में ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करती है तो क्या है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस फ्लूट में एयर के कॉलम में, एयर के कॉलम की वजह से आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ में कैसे, कौन सा उसमें क्या चीज़ आवाज़ निकालता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमन के अंदर किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपने देखा होगा, अगर आप अपने हाथ, गले पे हाथ लगा कर देखें तो कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है। तो इसका मतलब जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें भी कुछ क्या है वो, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है किससे, लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स जो है, ध्वनि का निर्माण वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र द्वारा होता है। तो ये स्वर यंत्र क्या है, वॉइस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे इसमें कि स्वर यंत्र है जो कि आपका वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख भी सकते हैं कि ये वाला एरिया की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड जो है वो फैले होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउंड रेंज। तो साउंड रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप पीआरटी लेवल पे हो, चाहे आप 6 to 8 या 9 to 8 लेवल पे हो। तो साउंड बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, इसमें साउंड रेंज को याद करने के लिए देखो 3 तरह की साउंड्स आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आपका हो गया इंफ्रा साउंड, दूसरा हो गया आपका ऑडिबल रेंज, और तीसरा हो गया अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं, ये बिलो 20 हर्ट्ज होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड्स होती हैं वो अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड्स होती हैं, बहुत ही कम रेंज होती है। और ये कम रेंज से सुनाई किसको देती है, एनिमल्स को देती है। इसलिए अगर कोई आपदा आती है, कुछ सुनामी आ रहा है, कुछ अर्थक्वेक आ रहा है जो कि पहले से नहीं डिक्लेयर्ड है कि भाई आ गया, तो उस समय क्या होता है, एनिमल्स को देखा होगा कि वो ज़मीन के अंदर से भागना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी कम साउंड रेंज को भी सुन सकते हैं। तो एनिमल्स का हियरिंग पावर क्या होता है, बहुत ही तेज़ होता है, और ये 20 हर्ट्ज के बिलो की भी साउंड को सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज क्या हो गई, जो कि ह्यूमन हियरिंग के लिए होती है, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ये रेंज पाई जाती है, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड्स की। तो अल्ट्रासाउंड्स आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड होती है, इससे ज़्यादा की जो साउंड होती है वो आपकी अल्ट्रासाउंड्स होती हैं। अभी हम इसके सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 3 तरह के साउंड रेंजेस होते हैं, जो कि आपका इंफ्रासाउंड, ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आपका बहुत तरीकों में यूज़ होता है। आपका नेविगेशन में यूज़ होता है। आपका बर्ड जो आपका बैट है, ये अल्ट्रासाउंड की वजह से सुनता है। आपका सोनार में यूज़ होता है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। हम आगे सब देखेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट
स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि जो आपने साउंड अभी देखी थी कि साउंड प्रोड्यूस हो रही थी वाइब्रेशन से, तो वाइब्रेशंस हुए तो आपके पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज को भी, इसमें क्या है, ये आपका क्या है, एक ग्राफ सा बताया गया है जिसमें ऐसे इस तरीके से एक पूरा सर्कल बताया गया है। तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, तो इस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से आपका क्या है, संपीड़न और विलयन की वजह से क्या था, आपको साउंड सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा था। कंप्रेशन में क्या है, ये सारा का सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, पास में आ गए। रेयर फ्रैक्शन में क्या है, ये दूर चले गए। ठीक है, तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। कंप्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा, और रेयर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि लाउडनेस, पिच, ठीक है, फिर आपका वेवलेंथ, फिर आपका ये वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है लाउडनेस। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड होती है, लाउडनेस आपकी डिपेंड होती है किस पे, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, तो लाउडनेस आपका इस प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। तो ये आपकी क्या हो गई, सॉफ्ट साउंड हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, लाउड साउंड हो गई। तो लाउडनेस किस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी एम्पलीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो पिच है या इसका दूसरा नाम हो जाता है श्रिलनेस। तो श्रिलनेस आपकी किस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो पिच किस पे है, श्रिलनेस किस पे डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी पर। और लाउडनेस किस पे डिपेंडेंट होती है या किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड पे, आयाम एम्पलीट्यूड पे, और श्रिलनेस आपकी आवृत्ति पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव, आपका या तो ऊपर का कंप्रेशन हो जाएगा या नीचे का रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं आपको इधर बनाकर दिखाऊं, इधर कुछ इस तरीके से, तो ये अगर आपका एक ग्राफ है और इसमें आपका कंप्रेशन क्या हो जाएगा, तो कंप्रेशन आप कैसे समझेंगे, या लैम्डा अगर मैं बोलूँ तो लैम्डा ये आपकी इस तरीके से आया, तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, आपका ये वाला क्या हो गया, कंप्रेशन, ये वाला भी क्या हो गया, कंप्रेशन, और नीचे वाला क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन, ये आपका रेयर फ्रैक्शन और ये रेयर फ्रैक्शन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा हो जाएगा, या दो आपके रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये यहाँ से क्या हो गया, ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका रेयर फ्रैक्शन है, ये आपका कंप्रेशन है। तो दो कंप्रेशन के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी हो जाएगी। अब लैम्डा का क्या एक फॉर्मूला होता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और आपके जनरल पेपर में तो खासकर आ सकते हैं। तो लैम्डा आपका क्या हो गया, वेवलेंथ बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और फॉर्मूला है आपका स्पीड ऑफ अ साउंड निकालने का। तो स्पीड ऑफ अ साउंड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा। सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ अ साउंड है, और फिर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, म्यू है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो डायरेक्टली आपको ये अगर याद है फॉर्मूला ये वाला, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, तो इससे आपके दो तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके निकल जाएंगे अगर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें अगर वेवलेंथ की, अगर आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वेवलेंथ की वैल्यू अगर दी हुई है, ये आपको अगर गिवन है, ठीक है, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम पीरियड दिया है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/t फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, अगर आप लोग को मान लीजिए क्या है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, और आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसमें से अगर आपको क्या है, पहले लैम्डा, अगर आपको सी दिया है क्या है, स्पीड ऑफ अ साउंड, और आपको म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ दी हुई है, तो इससे आप लैम्डा निकाल लेंगे। जब आपको लैम्डा निकल जाएगा तो आपको टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से नोट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि आपकी जो साउंड होती है वो आपकी
साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फिर हमने पढ़ा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपका साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेशन के थ्रू। फिर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे पिच हो गया, लाउडनेस हो गई, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि लैम्डा की वैल्यू जो वेवलेंथ है वो कौन सी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव, मतलब दो लगातार आपके या तो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या हो गई आपकी लैम्डा, ये ऊपर वाला लैम्डा हो गया, या आपका ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंट कलर से बोलूँ तो ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, तो या तो इसके बीच का लैम्डा या ये लैम्डा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने नोट करी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड क्या है, आपने परावर्तन कहाँ सुना है, आपने लाइट में देखा है, तो लाइट के साथ साथ आपका साउंड जो ध्वनि है उसमें भी आपको परावर्तन देखने को मिलता है। तो साउंड जो है आपकी, मान लीजिए ये एक साउंड एक यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसने क्या टकरा है, एक ऑब्जेक्ट पे टकरा है, कोई ठोस चीज़ पे टकरा है और वापस क्या है रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, आपको यहाँ से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, परावर्तन की प्रक्रिया हो गई, जिसे आप लाइट में देखते हैं। तो साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड एंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मेनी फैसिनेटिंग फिनोमिना सच एज इको एंड रिवर्बरेशन आर कॉज्ड बाय साउंड रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से आपको इको सुनाई देता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं खड़े हैं और पीछे क्या इधर पहाड़ी है इधर साइड, तो क्या होगा, आप अगर कुछ यहाँ से बोल रहे हैं तो यहाँ से जाने के बाद आपको कुछ एक इको के बाद आपको वो आवाज़, आपकी ही खुद की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे बोलते ना खड़े हो गए हाँ, तो पीछे से क्या हाँ आवाज़ सुनाई देती है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इको की प्रवृत्ति हो गई। अब इको की क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो एक इको हो गया, फिर एक आपका रिवर्बरेशन हो गया जो आपका सिनेमा हॉल्स में होता है या बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स में होता है, जिससे कि अगर ऊपर की छत कैसी होती है, कुछ ऐसे गोल सी होती है, आपने देखा होगा कर्व सरफेस, कर्व छत होती है हॉल की, रूफ कर्व्ड होती है, इससे क्या होता है साउंड एक जगह से प्रोड्यूस हो रही है पर उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो साउंड हर तरफ हर एक आदमी को इक्वल सुनाई देती है। तो आइए सब चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली बात क्या है कि इको, तो इको क्या है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड हर्ड बाय अस, एक रिफ्लेक्शन है जो कि हम सुनते हैं साउंड का, ध्वनि का, और सेंसेशन जो है हमारे ब्रेन तक साउंड का 0.1 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि साउंड गई और सिर्फ सुनाई दे गई, तो सेंसेशन कब हमें सुनाई देगा 0.1 सेकेंड पे, ठीक है। टू हियर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर पहाड़ है, तो इस पहाड़ से और टू हेयर द डिस्टेंस इको द टाइम इंटरवल, इसका बीच का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ से आवाज़ गई और ये जब वापस आई तो इसको कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड लगा हमको सुनाई देने में। तो रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में 2.1 सेकंड का डिफरेंस हुआ। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 17.2 मीटर से क्या होना चाहिए, लेसर होना, जब द डिस्टेंस इज लेसर देन 17.2 मीटर वी कैन हेयर द इको। तो इसके लिए क्या है, 17.2 मीटर से क्या है डिस्टेंस कम होना चाहिए। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद टेम्परेचर ऑफ द एयर, जैसे जैसे एयर का तापमान बढ़ता जाएगा या टेम्परेचर में कुछ बदलाव होगा तो ये इको की साउंड भी क्या है हमें अलग अलग तरीके से सुनाई देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि ठोस या तरल की सतह पर परावर्तित होती है और परावर्तन के नियम का पालन करती है। कई आकर्षक घटनाएं हैं जैसे प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि ध्वनि परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अब जैसे गूंज हो गई, तो प्रतिध्वनि हमारे द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रतिबिंब है। ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0 सेकेंड तक बनी रहती है। दूर की प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में समय अंतराल कम से कम 1 सेकेंड का होना चाहिए। जब इसके बीच में अंतराल क्या होगा, 0.1 सेकेंड का होगा, तभी हमको इको सुनाई देगी। यदि दूरी 17.2 मीटर से कम हो तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। यह दूरी हवा के तापमान के साथ बदल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये देख सकते हैं आप किस तरह से आपको सुनाई देगी ध्वनि। यहाँ से साउंड की सोर्स निकली, ये ट्यूब से यहाँ से हिट करी, यहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक हो गया और यहाँ पर सुनाई दे गया, ठीक है, सेम रिफ्लेक्शन की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि। तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो हॉल होते हैं इसमें ध्वनि उत्पन्न, बड़े बड़े हॉल में उत्पन्न ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तित होने पर तब तक बनी रहती है जब तक कि यह उस
स्तर तक कम ना हो जाए। मतलब कि आपको अगर कहीं एक किसी सोर्स से कोई ध्वनि आपको सुनाई दी तो ये तब तक क्या है, उसमें परावर्तन होता रहेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और इसको आप तब तक सुनते रहेंगे जब तक कि खुद जो सोर्स है वहाँ से ध्वनि आना बंद ना हो जाए। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाता है कि फायर बोर्ड लगाया जाता है, खुरदरे प्लास्टर किए जाते हैं, जिससे कि ये जो रिवर्बरेशन की जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेस है, वो ख़त्म किया जा सके और नॉर्मल एक आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या और लिखा हुआ है इसमें। कि बड़े हॉल में अत्यधिक प्रतिध्वनि अत्यंत अवांछनीय है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए सभागार की छत और दीवारों को फायरबोर्ड, खुरदरे प्लास्टर जैसी ध्वनि अवशोषक सामग्री से ढक दिया जाता है। इन अ बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल होता है। टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन द रूफ ऑफ द वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। इसीलिए वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपको इमेज देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, साउंड का सोर्स है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, यहाँ से आदमी बोल रहा है तो ये इनको कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल आवाज़ आ रही है तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इसमें साउंड प्रूफ्स लगाए जाते हैं जिससे कि एक प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे। ठीक, चलिए यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि के एकाधिक परावर्तन का उपयोग। तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है इसका। तो सबसे पहली बात है कहाँ यूज़ होगा, मेगाफोन में। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, लाउड हेलर, ठीक है, हॉर्न, संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रम्पेट्स, शहनाई। तो इन सब के लिए ये क्या यूज़ होता है आपका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप में भी इस्तेमाल होता है। फिर सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर कर्व सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। इसीलिए इसको लगाया जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल्स क्या है, कर्व्ड होते हैं, जिससे कि अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हर कॉर्नर तक ये साउंड प्रॉपरली प्रोड्यूस हो सके और वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती हैं। आपका इनऑडिबल साउंड हो गया। इनऑडिबल साउंड में क्या हो जाएगा, आपका इंफ्रासोनिक साउंड्स हो जाएंगी, जो कि आप जानवर की आपने देखी थी, जिसमें क्या था 20 हर्ट्ज से कम की साउंड क्या रेंज थी आपकी, इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक थी। फिर इसके बाद ऑडिबल रेंज थी जो कि आपकी क्या थी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। फिर इसके बाद क्या थी, इन अल्ट्रासोनिक थी जो कि अबव 20,000 हर्ट्ज थी। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन इसका क्या क्या है अल्ट्रासाउंड्स का। तो सबसे पहली बात है कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है क्लीनिंग में। तो क्लीनिंग में कैसे होगा, तो आपको क्या मेन मेन चीज़ें याद रखनी है कि जैसे जहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर सफाई करना मुश्किल है, तो जैसे स्पायरल ट्यूब्स हो गए, कुछ इस तरीके से ट्यूब्स हो गए, तो जहाँ पर क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट बात करें डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स। तो अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटेक्ट द क्रैक इन मेटेलिक कंपोनेंट्स। जो मेटेलिक कंपोनेंट्स है जैसे कि आपको स्ट्रक्चर्स में, कहाँ पे, बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, हाई राइज बिल्डिंग में, तो वहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड का यूज़ करा जाता है, जिससे कि जो क्रैक्स है, अगर एक माइन्यूट क्रैक भी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डिटेक्ट करा जा सके। फिर इकोकार्डियोग्राफी में, इकोकार्डियोग्राफी प्रोसेस द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट यूजिंग द रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ दीज वेव्स। तो इसमें क्या है, हार्ट का क्या है, इमेज लिया जाता है प्रॉपरली इकोकार्डियोग्राफी में, जिसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है कि इंटरनल और बॉडी ऑर्गन, जैसे मसल हो गया, जॉइंट्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, इसमें क्या है अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है और प्रॉपरली इकोज को क्या करा जाता है, एक देखा जाता है कि कहाँ से इको आ रही है, किस टिश्यू में प्रॉब्लम है, उस टिश्यू को डिटेक्ट करके उसका उपचार किया जाता है। तो ये सब क्या हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। हिंदी में भी ये सब चीज़ें हैं कि सफाई में आप किसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, उदाहरण के लिए स्पायरल ट्यूब हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक घटकों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरी बात है दरारों का पता लगाने के लिए, तो इमारतें और पुलों जैसी ऊंची संरचनाओं के निर्माण के उपयोग के लिए किया जाने वाला धातु घटकों में दरारों का पता लगाने का ये काम करता है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रक्रिया में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग विभिन्न भागों के इन तरंगों को प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए हृदय की गति का क्या है, हृदय की एक एक छवि बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में यह शरीर की आंतरिक संरचनाओं जैसे मांसपेशियां, जोड़ों और आंतरिक अंगों की तस्वीरें लेता है। तो ये सब क्या पॉइंट्स हो गए, ये सब पॉइंट्स हो गए आपके किसके,
एप्लीकेशंस हो गए जो अल्ट्रासाउंड्स के हैं। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हो गए, जैसे कि आपके स्मॉल स्टोन्स जो कि किडनी के स्टोन्स होते हैं उनको तोड़ने में भी क्या है, अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल होता है। सोनार में sonar is a device that uses the ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater object। कोई भी अंडर ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड पे चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये सब क्या है, ये सब उस कितनी दूरी पे है, इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। जैसे सोनार में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर। आप इसको इस तरीके से देखेंगे, इमेज के फॉर्म में पहले देखेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, ये शिप है, इसमें क्या है, ये नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। अब इसमें सोनार लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये सी बेड है, यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ से क्या ट्रांसमीटर ने क्या किया, ट्रांसमिट किया अल्ट्रासोनिक पल्स को, और क्या रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये डिटेक्ट हो गया। और ये डिटेक्ट किया हुआ किस फॉर्म में हुआ, इको के फॉर्म में डिटेक्ट हुआ। तो इस तरीके से क्या है, ये सोनार हेल्प करता है किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसको। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस, सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर। इसमें क्या ट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, और एक डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करेगा। तो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ऊपर से ला रहा है, नीचे ट्रांसमिट कर रहा है। डिटेक्टर क्या कर रहा है, डिटेक्ट करके ऊपर लेकर वापस जा रहा है। ठीक, द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक वेव। इसका काम क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करना। द वेव ट्रैवल थ्रू द वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड सेंस बाय द डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या हो जाएगा, डिटेक्ट करना। ठीक है, नाम से क्लियर है। द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये कन्वर्ट, डिटेक्टर क्या कन्वर्ट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में आपका कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो इसमें डिस्टेंस कैसे नापा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस अगर नापा जाए तो ये डी दूरी यहाँ पर D1 गया, और ये वापस क्या किया, D2 गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2D। तो ये आपका फॉर्मूला इसलिए बन जाता है 2D इक्वल्स टू V इंटू टी। अगर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप सिर्फ डी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं लगाएंगे, आप 2D कर देंगे, क्योंकि एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किडनी में बनी छोटी पथरी को बारीकी से तोड़, उनके कणों को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सोनार में। तो सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे की वस्तुओं को दूरी, दिशा और गति से मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। फिर सोनार ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को अल्ट्रासोनिक, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। साथ साथ पानी के फिर डिटेक्टर क्या करेगा, उसको विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। और इसकी दूरी को नापने के लिए ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस टू डी इक्वल्स टू वी इंटू टी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया था ये। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि बैट। तो बैट जो आपका चमगादड़ होता है, चमगादड़ शिकार की तलाश करने के लिए और अंधेरे की रात में अल्ट्रासोनिक तरंग का उत्सर्जन करता है और प्रतिबिंब का पता लगाकर उसमें उड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करते हैं किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर में आप यहाँ सबसे पहले डायग्राम देखेंगे कि क्या डायग्राम है ये। तो ये क्या है, पिन्ना। पिन्ना क्या है आपका, ये बड़ा सा जो एरिया होता है ये पिन्ना होता है, जहाँ पर आपकी साउंड की वेव क्या है, अंदर एंटर होती है। ठीक है, इसके बाद होती है ऑडिटरी कैनाल। तो साउंड एंटर हुई कहाँ से, पिन्ना से, और कहाँ गई, आपकी ऑडिटरी कैनाल में गई। ये ऑडिटरी कैनाल, ये बाहर का ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया, और ये आपका इनर ईयर हो गया। इसके बाद जो साउंड वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, साउंड वेव आई, तो इसमें क्या है, वाइब्रेशंस होंगे इसके पार्टिकल्स में कुछ इस तरीके से। तो वाइब्रेशन होंगे तो क्या, ईयर ड्रम पे हिट करेगा। तो ईयर ड्रम, इसके वाइब्रेशन से ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगेगा। अब इसकी वजह से जो इनर ईयर है, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, तो इसने क्या किया, इनर ईयर पे वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से ऑडिटरी सिग्नल गया। और ऑडिटरी सिग्नल कहाँ तक गया, ब्रेन तक गया, और ब्रेन में ये नर्व के थ्रू गया, और इसने क्या किया, सेंस कर लिया कि हाँ किसी ने कुछ बोला। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। आइए इसको डिटेल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बोली गई है। तो सबसे पहली बात है क्या, पिन्ना। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि पिन्ना क्या है, आउटर ईयर को पिन्ना बोलते हैं, और जहाँ पर साउंड सारी की सारी कलेक्ट हो जाती है। फिर ऑडिटरी कैनाल क्या है, जो कि साउंड आपका जो मैं क्या था, पिन्ना था, और पिन्ना से क्या अंदर की तरफ जा रहा था, तो ये तो पिन्ना हो गया। और पिन्ना के बाद क्या था, ये जो थी कैनाल थी जिसके अंदर आपका साउंड वेव्स जा रही थी। ठीक है, ईयर ड्रम क्या था, इसके बाद ईयर ड्रम था यहाँ लगा हुआ, जो कि हिट हो रहा था, और इसकी मेम्ब्रेन क्या हो रही थी, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जा रही थी। तो एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, किस तरह से होगा वो हल्का सा देख लेते हैं।
व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ अ मीडियम रीचेज द ईयर ड्रम, जैसे ही कंप्रेशन, अब देखो जैसे ही हवा अंदर की तरफ जाएगी, तो ये कंप्रेशन वर्ड क्यों यूज़ किया गया, जैसे ही हवा अंदर की तरफ जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास आने लगेंगे। तो जैसे ही पास पास आते हैं तो क्या हो जाता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है, संपीड़न होता है। तो इसकी वजह से कंप्रेस हो गया। तो जैसे ही कंप्रेस होगा तो ईयरड्रम के पास, तो प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस, तो इसकी वजह से बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्सेस, और यहाँ पर अंदर की तरफ और एयर जाने लगेगी। इसके वजह से क्या है, मेन चीज़ क्या है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तीन तरह की आपको बोन्स देखने को मिलेगी। वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वाइब्रेशन आपकी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इसको एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है सेवरल टाइम बाय 3 बोन्स। तो इसमें 3 बोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस को बढ़ाया जा रहा है। हैमर, एनविल और स्टायरप, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, हैमर हथौड़ा जैसे, एनविल और स्टिरअप, जो कि आपकी मिडिल एयर में पाई जाती है। फिर मिडिल एयर ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वाइब्रेशंस रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। तो मिडिल एयर ने क्या किया, ये आपका क्या था, पिन्ना था, पिन्ना से क्या हो गया, अंदर गया, अंदर से ईयर ड्रम से होता हुआ अंदर की तरफ गया, तो और इनर ईयर में जाकर वाइब्रेशन गया। अब ये क्या किया, ट्रांसमिट कर देगा एम्पलीफाइड, मिडिल ईयर, क्या ये आपका मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर ट्रांसमिट कर देगा एम्पलीफाइड प्रेशर को साउंड वेव टू द इनर ईयर तक। ठीक है, फिर इनर ईयर क्या करेगा, इनर ईयर द प्रेशर ऑफ द वाइब्रेशन आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब यहाँ पर क्या था, जो वाइब्रेशन थे वो किस में, आपके विद्युत आपके सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये विद्युत सिग्नल आपके ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन जो है इंटरप्रेट कर लेगा एज अ साउंड। ठीक, तो ये आपका एक तरह से मैकेनिज्म था पूरा साउंड का, किस तरह से कान में हमको सुनाई देता है, और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस तरह से, क्वेश्चन के फॉर्म आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आपको सारे प्रोसेसेस पता होंगे किसमें क्या हो रहा है, तो आप इसके उत्तर तक पहुंच पाएंगे। इसमें हड्डियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 तरह की हड्डी, आपका हैमर, निहाई और रकाब। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इंग्लिश में टर्म्स ज़्यादा अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, मध्य कान में क्या था, कान ध्वनि तरंग से प्राप्त प्रवर्धित कंपन, दबाव कंपन को अतिरिक्त कान तक पहुंचाता है। फिर आंतरिक कान क्या है, आंतरिक कान में दबाव कंपन को कॉक्लिया द्वारा विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो कॉक्लिया क्या करता है, विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो कॉक्लिया का भी काम आपको याद रखना है कि ये विद्युत संकेतों में बदल रहा है कंपन को। ये विद्युत संकेत मस्तिष्क के तार श्रवण तंत्रिका से भेजे जाते हैं, और मस्तिष्क उन्हें ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका साउंड का चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं, लाइट का। लाइट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से लाइट के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए जल्दी से लाइट की तरफ चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं लाइट के चैप्टर को। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्या है, कि लाइट आपकी कैसी वेव है, आपकी ट्रांसवर्स वेव है, जिसको आप बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लाइट किस तरह की वेव है, तो लाइट आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार आपको शैडो को लेकर, कि शैडो कैसे बनती है, क्या बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कि शैडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बनती है। ओपेक आपका मतलब हो गया अपारदर्शी। ठीक है, तो क्या हो, मैंने बोला कि जो शैडो है हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बनती है, और हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट बनेगी। द ओपेक मटेरियल डज नॉट लेट द लाइट पास थ्रू द लाइट रेस दैट गो पास द एजेस ऑफ द मटेरियल मेक अ आउटलाइन ऑफ द शेडो। तो मेन चीज़ आपको देखो क्या याद रखनी है, कि शैडो किसकी, ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। और हमेशा देखो ये क्या हो गया, लाइट सोर्स हो गया, और लाइट सोर्स से क्या है, ऑपोजिट दिशा में आपको शैडो देखने को मिलती है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ था, तो आपको शैडो किसकी दिखी, कुछ इस तरफ से, मतलब जस्ट ऑपोजिट दिशा में आपको शैडो देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो अभी हमने देखा था कि लाइट किस तरह की वेव है, तो लाइट एक तरह की आपकी ट्रांसवर्स वेव है, और दे डू नॉट रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपगेट, कि इन्हें प्रचार प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और लाइट आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, मेन पॉइंट्स ये हो गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में
गमन करती है, इस बात को याद रखना है। तो आपको किस तरीके से ये समझाया गया है आप इस इमेज के द्वारा देखेंगे कि ये लड़की है, यहाँ पे ये कैंडल का सोर्स है, तो ये अब इसको दिखाई दे रही है यहाँ पर इस पाइप के थ्रू अगर ये देख रही है तो इसको लाइट दिखाई दे रही है, पर जैसे ही अगर इसको बेंड कर दे रही है, ये रास्ते को ब्लॉक कर दे रही है, बेंड कर दे रही है, इसने तोड़ा नहीं है, बेंड किया है, तो ये आपको मोमबत्ती वही है, पाइप वही है, बस बेंड हो गया है, तो बेंड होने से इसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट का एक रूल है और एक फिनोमिना है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट यहाँ पर जाकर रुक जा रही है, तो ये यहाँ पर दिख नहीं रही है, या इधर से आ रही है तो यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जा रही है, जिसकी वजह से इसको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए हमें समझ में आता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे क्या है एक ही प्लेन में आपको दिखाई देते हैं। ये प्लेन है और ये सब कुछ एक ही तरफ है, तो इसलिए सारे प्लेन एक ही तरफ दिखाई देते हैं। ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये क्या हो गई यहाँ पर गई और यहाँ से वापस आ गई, तो ये क्या हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन, अभी हमने परावर्तन देखा, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट को समझने के लिए जरा देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये इमेज है कि नॉर्मल है, और नॉर्मल से क्या हो गया, यहाँ से इंसिडेंट आई और इंसिडेंट के बाद कुछ इस तरह से बेंड हो गई, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन हो गया। इसमें बाउंस बैक नहीं, अगर ये यहाँ से आती और यहाँ से बाउंस बैक हो जाती, या यहाँ से आ रही है तो यहाँ से आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हो जाती, तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाता। पर रिफ्रैक्शन में क्या है, कुछ इस तरह से आती है और कुछ बेंड हो जाती है, या तो बेंड इधर की तरफ होगी या बेंड इधर की तरफ होगी, मतलब या बेंड पास होगी, पास आएगी बेंड होने से नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी। दो केस होते हैं इसमें, आइए इसको समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ अ वेव when passing from one medium to the another। ये मीडियम क्या है, अदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एयर है और एयर से कहाँ आ गई, वाटर में आ गई, तो क्या हो गया मीडियम में बदलाव आ गया, तो इसमें क्या हो गया रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया हो गई। तो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया कब होती है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती हैं, तब क्या होती है बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, वो लाइट मुड़ जाती है, कुछ मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए सम नेचुरल फिनोमेना अकर्स इन नेचर वेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट आपका लगता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, रेनबो, ऑप्टिकल इल्यूजन्स। तो ये सब क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हो गए। प्रकाश के अपवर्तन को तरंग की गति में परिवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन या झुकने के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रकृति में होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं जहां प्रकाश का अपवर्तन होता है वे है तो टिमटिमाना, ठीक है, फिर इंद्रधनुष का निर्माण, फिर ऑप्टिकल भ्रम, तो ये सब क्या हो गया रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आपका अपवर्तन का क्या कारण होता है। तो मेजर कारण क्या हो जाएगा अपवर्तन का, चेंज इन द स्पीड ऑफ अ वेव्स। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो आपका हो गया मीडियम का बदलाव, मीडियम में बदलना, और दूसरा आपका स्पीड में बदलना, स्पीड ऑफ वेव्स। जो वेव जा रही है, मान लीजिए यहाँ से लाइट यहाँ से गई, यहाँ पर आई और यहाँ से इधर आ गई, तो यहाँ मान लीजिए एयर है, एयर से वाटर है, तो हमेशा एयर क्या हो गया आपका रेयरर मीडियम हो गया, और ये आपका कैसा हो गया डेंसर हो गया। तो जब एयर रेयरर है तो रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो हमेशा स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी, ठीक है, लाइट की। तो स्पीड पे निर्भर होता है किस पर, रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन निर्भर है किस पर, स्पीड ऑफ वेव्स इन अ डिफरेंट मीडियम, जो कि क्या है आपका मीडियम, पहला तो हो गया मीडियम, और दूसरा क्या हो गया स्पीड ऑफ अ वेव। और तीसरा क्या बात समझेंगे कि ये मीडियम की स्पीड जो है या मीडियम जो है ये किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। एयर की क्या है, एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी आपकी ज़्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास हैं एयर के मॉलिक्यूल से, तो एयर की में क्या हो जाएगा स्पीड क्या है फास्ट है, वाटर में क्या हो जाएगी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू केसेस। अब ये दो केसेस आपको समझने हैं, इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला केस क्या है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये आपका रेयरर मीडियम है ऊपर वाला, और ये आपका डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम क्या हो गया एयर हो गया, डेंसर मीडियम क्या हो गया आपका वाटर हो गया। ठीक है, तो जब लाइट हमेशा ट्रैवल करती है रेयरर से डेंसर में, तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है,
नॉर्मल की तरफ, अगर डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब हम एक खुले आकाश से एक क्या करें, हम खुले घर पे थे और हमको क्या कर दिया, एक जंगल में संकुचित कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पास एकदम आ जाएंगे एक दूसरे के। तो वो क्या हो गया, डेंस जब एरिया में, फॉरेस्ट डेंस एरिया होता है तो डेंस में आए तो पास आ गए, तो ये क्या हो गया, लाइट रेस क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। पर जैसे ही क्या है, डेंसर मतलब वापस जंगल से, याद करने का तरीका है सिर्फ, जंगल से क्या हो गए, हम वापस से खुले आकाश में आ गए, बच गए, तो क्या है, भाग जाएंगे दूर दूर और खुश हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और ये आपकी इमेजिनरी लाइन कहलाती है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। इसमें भी नॉर्मल है और उसमें भी नॉर्मल है। तो ये क्या हो गया आपका, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। आप इसके पॉइंट समझ लेते हैं कि इसमें वेवलेंथ डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेव देखो, स्पीड डिक्रीज होगी रेयर से डेंसर आने में तो वेवलेंथ भी कम होगी, और आपका इधर स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ अ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ अ रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द रेशियो ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, साइन आई और साइन आर। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। दिस कांस्टेंट टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वन, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। या तो इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे ही कर लो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मिरर और लेंसेज। तो मिरर और लेंसेज में क्या होगा आपका, मिरर में क्या होता है, हमेशा लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड आपको राइट दिखेगा। पर लेंसेज में क्या हो गया, लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं इसमें, अच्छा एक चीज़ और याद रखें, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और इसमें क्या हो जाता है आपका अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, किसमें, लेंसेज में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब आपको प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई हैं, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो प्लेन मिरर है आपका समतल दर्पण है, इसके कुछ गुण हैं जो याद रखने वाले होते हैं। जैसे पहला है कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, खड़ी और सेम साइज़ की इमेज बनेगी, किसमें, आपकी समतल दर्पण में। तो इमेज हमेशा कैसी बनी, खड़ी और सेम साइज़ की। इमेज फॉर्म क्या होगी, एज अ सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं तो आपकी दूरी इमेज की होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्म इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और ये कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। इमेज फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ये हमेशा वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज बनेगी। और इसमें पार्श्व व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, मतलब राइट हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट हमारा राइट है, इसलिए एम्बुलेंस को कुछ इस तरीके से उल्टा ही लिखा जाता है, जैसे कि आप जब देखें मिरर में तो आपको सीधा दिखाई दे। तो क्या क्या बात हमने देखी कि प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की क्या क्या हो जाएंगी, पहले तो खड़ी और सीधी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इन जैसे जितना दूरी ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही इमेज की दूरी रहेगी। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत वनडे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, किसके, न्यूमेरिकल के फॉर्म्स में, जिसे आपको डिस्टेंस दे दी जाएगी तो आपसे इसकी डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इजी होते हैं, एक बार देखेंगे और उसको समझ जाएंगे। तो इमेज फॉर्म कैन बी ऑन द स्क्रीन, और आभासी इमेज बनती है, लेटरल इमर्जन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस आपकी बहुत सारी जो छवियाँ होती है तो इसके केसेस एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर, ये अभी आपके मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती है, जब आपको दो समानांतर आपके क्या होगा, ये मिरर हो गए, अब ये दो समानांतर मिरर में क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट गया और इसमें क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगी। तो आपको क्या याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दो पैरेलल के मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी, मतलब बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है बिटवीन टू इमेज, जबकि मिरर के बीच में जब वो दो समानांतर दूरी पे रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखते हैं कि अब आपको एक और पॉइंट इसमें याद रखना है कि
जब दो मिरर एक किसी एंगल पर रहते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, दो मिरर क्या है आपके समानांतर रखे हैं, पैरेलल रखे हैं, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं। पर अगर दो मिरर एक आपके एक एंगल पर रखे हैं तब आप किस तरह से इमेजेस को बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस में अगर देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 360/थीटा। जितना भी आपको थीटा एंगल दिया हुआ है, जितना भी थीटा, मान लीजिए थीटा दिया है कितना 60, तो तुरंत आप 360/60 कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 360/60 करा तो 6 आया। जैसे ही 6 आया, 6 मतलब क्या है आपकी सम संख्या है तो इवन नंबर है, तो आप क्या कर लेंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा 5। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 आता, विषम संख्या आती, तो आपका उत्तर हो जाता सीधा की सीधा 5 की नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 5। तो आपको ऑड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इवन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और सबसे पहले चेक कैसे करना है, 360/थीटा करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला है, इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, मेन आपको याद, देखो सारा कुछ सेम है, इवन इवन ऑड ऑड, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, 360/θ-1, 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 पर आपको एक ऑड वाला अलग है जो कि 360/θ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एप्लीकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन क्या हुई, समतल दर्पण का अनुप्रयोग, कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस्कोप में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहली बात है कि 3 मिरर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, 3 मिरर्स का इस्तेमाल होता है और आपका साथ ही साथ आपका इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कैलाइडोस्कोप जो है आपका 3 मिरर से मिलकर बना होता है कैलाइडोस्कोप, और साथ ही साथ आपका इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप में आपके 2 मिरर यूज़ होंगे, एक ये मिरर और एक आपका ये मिरर। ठीक है, एक ये मिरर और एक आपका ये मिरर, और दोनों मिरर आपके 45 डिग्री एंगल पे रखे होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। पेरिस्कोप लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन वन मिरर प्लेस एट 45 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर क्या देखो, लाइट यहाँ से एंटर हुई, यहाँ पर मिरर लगाए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे आएगी, फिर वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे भी मिरर लगा है, ये बाहर मिरर लगा हुआ है तो इससे भी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर इनको दिखाई देगी। और मिरर आपके 45 डिग्री एंगल पर रखे हैं, यहाँ पर 2 मिरर्स का इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, आप ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये आर्मी ऑफिसर खड़े हुए हैं और कैसे यहाँ पर ये यहाँ से इधर से भी फोल्डेड है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इनको भी फोल्डेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इनको यहाँ का जो भी गतिविधि हो रही है तो इनको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा में सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि इमेज आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी, उल्टी इमेज दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पर कोई अलग से कोई बात नहीं हो रही है, कुछ अलग से कोई मिरर नहीं रखा है बीच में, बस एक पिन होल में क्या है लाइट का सोर्स अंदर एंटर हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इन्वर्टेड उल्टा दिखेगा। ठीक है, साथ साथ आपको छोटा दिखेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज रहेगी, इमेज हमेशा स्मॉल साइज होगी, और एज द इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द स्क्रीन इट इज़ रियल इन नेचर। ये इमेज क्या है स्क्रीन पर दिखती है, जैसे ही छवि स्क्रीन पर बनती है वे प्रकृति में वास्तविक होती है, तो ये आपकी रियल इमेज बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अ मिरर। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं टाइप्स ऑफ अ मिरर में। तो आपका प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर आपने देखा, प्लेन मिरर किस इस तरीके से होता है, और स्फेरिकल मिरर्स आपके कॉनकेव मिरर हो जाएंगे या कॉन्वेक्स मिरर हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में केव है, गुफा है, तो कुछ इस तरीके से सारे मिरर्स रहेंगे, इनकी जो शाइनी सरफेस है वो, जो आपका पेंटेड सरफेस है वो बाहर रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये अंदर की तरफ हो जाएंगे और लाइट रेस किस तरह से बाहर आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलिश सरफेस है वो बाहर की साइड है। दूसरा पॉइंट, ये आपका एरिया है क्या है पोल, फिर ये एक सेंटर है, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, इससे क्या है पूरा का पूरा आपका लेंस कटा है, तो सेंटर ऑफ अ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सेंटर से पोल की दूरी क्या हो गई, रेडियस हो गई। इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें क्या है थोड़ा ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, यहाँ सेंटर है, इस तरह से आपका ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, और पोल ये हो गया, तो फोकस इधर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स समतल
आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो कॉनकेव मिरर होते हैं, ये कॉनकेव मिरर आपके मतलब अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण आपके कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। क्या हुआ, सारी लाइट्स आई और कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर, सारी लाइट आई एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। और ये आपके कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ये आपके डाइवर्जिंग मिरर्स हैं। कुछ इस तरह से लाइट आई और यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, क्योंकि ये आपका क्या था, ये आपका शाइनी सरफेस था, यहाँ पर क्या था, पॉलिश सरफेस था। यहाँ पर लाइट आई और रिफ्लेक्ट बैक होना है उसको, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, आई और रिफ्लेक्ट बैक, आई और रिफ्लेक्ट बैक, आई और रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो कि हमको याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है रूल्स कॉनकेव मिरर के। तो आइए इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। आपको अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो इस चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे कि पहली बात है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल किस पे आ रही है, हिट कर रही है किस पे, वो मिरर पे हिट कर रही है, तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। इस बात को याद रखेंगे कि जो लाइट आई है, अगर इंसिडेंट रे, अगर जो ये लाइट आ रही है तो ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया नीचे वाला। तो इससे ये पैरेलल आई, तो पैरेलल जैसे ही आएगी तो ये पास किससे हो जाएगी, आपकी फोकस से ये पास हो जाएगी। ठीक है, फिर इंसिडेंट रे पासिंग, अगर आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से गई, फोकस से गई इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल यहाँ से समानांतर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो जाएगी। फिर इंसिडेंट रे अगर पास करेगी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर इंसिडेंट, तो पहली क्या थी केस, अगर ये इन्फिनिटी से आई, पहला केस क्या था, अगर इन्फिनिटी से आई तो क्या करेगी, फोकस से पास होगी। अगर फोकस से आई तो आपका ये पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट आ रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। एंड इंसिडेंट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन। तो ये तीन पॉइंट्स आपको, तीन रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले पॉइंट पे कहाँ पे है, आपका इन्फिनिटी पे है। तो मतलब ये रेज लाइट कहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी से आपकी इस तरीके से आ रही होगी। ठीक है, तो इसकी इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, ये आपकी इमेज बनेगी फोकस पे। लाइट आई यहाँ पर, किससे हिट हुई, आपके कॉनकेव मिरर से हिट हुई, और यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज हो गई लाइट और आपके इस पॉइंट पर फोकस पे जाकर मिल गई, और ये बिंदु आपको देखने को मिला। तो इमेज आपकी कैसी बनी, आपकी डिमिनिश्ड बनी, रियल इन्वर्टेड इमेज देखने को मिली। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं किस में कौन सी इमेज बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, ये सी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, और पोल और बीच की दूरी आपकी फोकस, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। तो हमेशा एक रे सीधी जाएगी और फोकस से निकलेगी, और दूसरी रे जाएगी फोकस से होती हुई और इस तरह से आपका मुड़ जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है तो आपकी फोकस और सी के बीच में आपकी इमेज बनेगी, आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी थर्ड इमेज है, जब आपकी इमेज, सॉरी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की आपकी इमेज देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब आपकी इमेज की पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बिटवीन एफ एंड सी है, ये आपका सी हो गया, ये एफ हो गया। जब एफ एंड सी है तो ये इमेज क्या बनी, आपकी कुछ पीछे बनी और बड़ी होनी स्टार्ट हो गई। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितनी दूर से इमेज आपकी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, या जितने दूर पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी पास इमेज बनेगी, और जितना आपका पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर आपकी इमेज देखने को मिलेगी। जब बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, और जब आपकी इमेज क्या है, एट एफ, सॉरी, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो आपकी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बन रही है किस पे, इन्फिनिटी पे बन रही है। ऐसे ही जब आपका सिर्फ एक ये जो केस है आपका लास्ट वाला, ये आपका कुछ अलग सा केस है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जब आपका एफ और पी के बीच में है, ये हो गया एफ और ये हो गया पी, जब इसके बीच में आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो आपकी बिहाइंड द मिरर आपको देखने को मिलेगा इमेज का। अब यहाँ पर वर्चुअल बनेगी आपकी आभासी एंड लार्ज बड़ी इरेक्ट सीधी, मतलब यहाँ पर आभासी सीधी बड़ी इमेज देखने को मिलेगी जब एफ और पी के बीच में रहेगा।
तो इस चार्ट को याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको बनाया है, तो इस क्विक रिवीजन को वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। आगे इसको देख लेते हैं। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे बन रहा है। जब बियॉन्ड सी है तो एफ और सी के बीच में बन रहा है। जब एट सी है तो एट सी, फिर बियॉन्ड सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी, एफ पे है तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, और बिटवीन एफ एंड पी है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने को मिलेगी, एनलार्ज बनेगी। तो इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड से होती हुई, मतलब पॉइंट साइज से इमेज स्टार्ट हुई और एनलार्ज इमेज बनी। ये किस में बनी? आपकी कॉनकेव मिरर में बनी। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का सेम क्या हो जाता है, इस प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस। तो मैंने क्या बोला कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, वैसे ही आपका कॉन्वेक्स लेंस करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स की। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल आ रही है किसके, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, जस्ट अ सेकेंड, ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये कहाँ जाएगी आपकी, इस तरह से बाउंस बैक हो जाएगी और इस तरह से वापस हो जाएगी, और इसको एक्सटेंड बैक करेंगे तो ये फोकस में जाकर मिल जाएगी। ऐसे ही अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो ये इधर से बाउंस बैक हो जाएगी और ये फोकस पे जाकर मिल जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ अ कर्वेचर से हिट इधर से इधर आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये 3 रूल्स कॉन्वेक्स लेंस के थे। आइए इसकी इमेजेस देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस आपको 2 ही तरीके के देखने हैं। पहला आपका हो गया जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये आपका लेंस है, सॉरी ये आपका मिरर है। तो मिरर के अंदर का सरफेस कैसा हो गया, ये वाला एरिया, ये आपका कैसा सरफेस है, ये आपका पॉलिश सरफेस है। और इसका बाहर वाला हिस्सा क्या है, जो कर्व्ड वाला है, वो आपका शाइनी सरफेस है। तो यहाँ से लाइट आई और यहाँ से बाउंस बैक कर गई, लाइट आई बाउंस बैक कर गई। अगर इसको इंटरनल हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे जाकर मिलेगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है पर इमेज क्या बन रही है, फोकस पे बन रही है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये पोल हो गया आपका, और पोल से इन्फिनिटी में कहीं भी किसी भी जगह पर आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इमेज हमेशा बनेगा बिटवीन पोल एफ एंड पी। ये आपका हो गया एफ, और एफ और पी के बीच में ये आपकी हो गई इमेज। तो ये कैसी बनी आपकी, कैसी, ऑब्जेक्ट क्या था, बड़ा था, ये इमेज बनी छोटी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए पॉइंट्स। अब इसकी हम और भी बातें समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए। सबसे पहली बात है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन एफ एंड पी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और ये वाली फोकस वाली हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हमको किस तरह की इमेज देखने को मिली, इसको हमें समझेंगे। ये हमें इमेज मिली, वर्चुअल इमेज मिली, साथ साथ आपको इरेक्ट देखने को मिली, और दूसरी बात आपको पॉइंट साइज मिली, या आपको डिमिनिश्ड मिली। तो इस बात को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर की बात जब हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं देखने को मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा वर्चुअल इमेज या हमको डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपको वर्चुअल और इरेक्ट देखने को मिलेगी, और इस यहाँ पर रियल नहीं मिलेगी। पर कॉन्केव मिरर में आपको वर्चुअल, इरेक्ट और आपको रियल इन्वर्टेड सब देखने को मिलती है। पर यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सिर्फ 2 तरह की इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये लेंसेज है। तो लेंसेज में क्या हुआ, देख सकते हैं लाइट रेज आई, यहाँ पर क्या कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पे, यहाँ से लाइट रेज आई डाइवर्ज हो गई। अब ये क्या करेगी, पीछे जाकर फोकस पे क्या है, ये सब मीट हो जाएंगी लाइन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
अब लेंसेज के आपको सारे रूल्स देखने हैं, तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले क्या है, मेन चीज़ क्या है जो आपको, इसको छोड़िए, जो मेन चीज़ हमें देखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और उसका इमेज क्या है, वो कहाँ बन रही है, मेन चीज़ हमें ये समझनी है। सबसे पहली बात देखो क्या हो रहा है, पहला ऑब्जेक्ट जब आपका क्या है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पे है, मतलब कहीं से भी लाइट रेज आ रही है, कितनी भी दूरी से आ रही है, तो लाइट रे आई। अब क्या होगा यहाँ पर, ये आपका क्या है, तो ये यहाँ पे क्या है, इस तरह से यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे, तो ये हो गया फोकस। तो ये यहाँ पर क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, हमने पहले भी देखा था। जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, आपकी बियॉन्ड 2f ही बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड वाला केस अभी यहाँ देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट क्या है बियॉन्ड 2f है, ठीक है, बियॉन्ड 2f है, तो आपकी इमेज क्या बनेगी, 2f और f के बीच में बनेगी। ठीक है, जब आपको ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी किस पे बनेगी, 2f पे बनेगी। जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या है f और 2f के बीच में है तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, 2f के पीछे हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे इमेज भी आपकी पीछे होती चली जाएगी। ठीक है, इसका अलग से चार्ट बना हुआ है तो उसमें हम देखेंगे, अभी इसमें सिर्फ समझ लेते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है एफ पे है तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी, और जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसके बीच में है तो इमेज हमेशा पीछे बनेगी, मतलब 2f के पीछे बनेगी। तो ये आपकी इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल बन गई, सेम साइड बन गई और आपकी इनलार्ज इमेज बन गई। ठीक है, तो ये आपको चार्ट जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो ये चार्ट आप सब याद रखेंगे, हर तरीके के चार्ट्स। अब जैसे जब 2f पे ऑब्जेक्ट है हमारा तो पोजीशन इमेज की क्या की इमेज बनेगी, वो भी 2f पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। जब बिटवीन f1 एंड 2f1 है तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड f2 बनेगी, 2f2 और एनलार्ज बनेगी। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वापस से जो हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, अभी हम क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, आपको रियल इन्वर्टेड भी दिख रहा है और वर्चुअल इरेक्ट भी दिख रहा है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अगर याद रखेंगे, जो हमने पिछला पढ़ा था जब हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसकी किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें आपको स्मॉल साइज भी दिखेगी, एनलार्ज भी दिखेगी, डिमिनिश भी दिखेगी, इमेज हाईली डिमिनिश भी दिखेगी और आपकी एनलार्ज हाईली एनलार्ज भी दिखेगी। रियल इन्वर्टेड के साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका डायग्राम। कॉनकेव लेंस में आपका दो केसेस इसमें है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पे है तो एट 2f, अगर f पे रहता है तो इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड o रहेगा तो बिटवीन f और o बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट, प्रकाश का फैलाव। क्या होता है इसमें, व्हेन अ वाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, आपका एक ग्लास प्रिज्म है, इससे क्या है लाइट, अगर वाइट लाइट पास की जा रही है तो वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में क्या है स्प्लिट हो जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स क्या है, ये आपका विब्योर के फॉर्म में जाना जाता है, और ये स्पेक्ट्रम क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट को शो करता है। तो जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने रंगों में स्पेक्ट्रम क्रम में बैगनी, नीला इस तरीके से में विभाजित हो जाता है, और सफ़ेद प्रकाश के अपने घटकों रंगों में विभाजित होने की इस प्रक्रिया को फैलाव कहा जाता है, या डिस्पर्शन की प्रक्रिया को ये बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये वाइट लाइट है, और ये वाइट लाइट जब यहाँ पर प्रिज्म में जा रही है तो ये क्या है डिस्पर्स हो जा रही है कुछ इन कलर्स में, विब्योर में। तो इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी किसकी, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी रेड लाइट की तो फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की कम होगी, और फ्रीक्वेंसी वॉलेट लाइट की सबसे ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ वॉलेट लाइट की सबसे कम होगी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, एग्जाम्पल्स ऑफ अ डिस्पर्शन। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अ डिस्पर्शन में आपको फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेट्रोलियम स्पिल्ड ऑन वाटर, सोप बबल, प्रिज्म और प्लास्टिक रूलर, ये सब आपको याद रखना है कि इसमें डिस्पर्शन आपको देखने को मिलता है। जब आपका रेनबो बनता है, फिर कॉम्पैक्ट सीडी होती है, उसमें आपने लाइट देखी होगी 7 कलर्स की,
फिर पेट्रोल को जो अगर ज़मीन पे पड़ा है तो वो भी सतरंगी सा रंग में दिखता है, सोप का बबल देखा है, तो ये सब क्या है आपके डिस्पर्शन के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारे इमेजेस मैंने लगा दिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में और दिमाग में चीज़ों को रखने में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, वापस से मैंने लगा दिया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो डायरेक्टली वन डे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी के हैं लाइन्स, इसलिए यहाँ पर नोट कर ली हैं। तो इसमें क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ तारे का टिमटिमाना, तो ये भी क्या हो गई प्रक्रिया आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट के थ्रू हो गई। फिर एडवांस सनराइज, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय में देरी, तो ये भी क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की प्रक्रिया के कारण हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या इमेज दी हुई है कि ये बच्चा है, इसको जो स्टार है यहाँ पर स्टार की क्या अपरेंट पोजीशन ये है, पर उसको दिख कैसा रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, इसमें आपका कौन सा लग रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें लग रहा है, इसलिए क्या है टिमटिमाता हुआ तारा इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से लाइट रेस क्या है आ रही है, तो इसीलिए उसकी आंखों तक भी कुछ इस तरह से पहुंच रही है, इसलिए उसको अपरेंट पोजीशन दिख रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो प्रकाश के प्रकीर्ण में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लाइट कैन बी एग्जामिन इंटायरली फ्रॉम इट्स सोर्स व्हेन द लाइट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर, से एयर, ग्लास, वाटर, देन अ पार्ट ऑफ अ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट क्या है लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है पार्टिकल के मीडियम्स के द्वारा, और जो प्रिसीडेड लाइट होती है, जो बची हुई लाइट होती है, वो क्या है स्कैटर हो जाती है। तो जैसे कि ब्लू कलर ऑफ अ स्काई, तो उसमें क्या है मेन आपसे एप्लीकेशंस पूछते हैं कि इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, आपका प्रकाश का प्रकीर्ण आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, ब्लू कलर ऑफ अ स्काई में, कलर ऑफ अ वाटर में। ठीक है, फिर आपका जो सनराइज और सनसेट के समय जो रेडनिंग, जो लालिमा पूरी छाई होती है, तो वो सब क्या है, वो सब आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर की, जो कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, तो सबसे पहला भाग क्या हो गया आपका, स्क्लेरा हो गया। तो ये स्क्लेरा क्या है, ये आपका ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका रीजन क्या है, स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा क्या है, ये वाइट पोर्शन होता है किसका, ये आपका वाइट पोर्शन होता है, क्या आंखों का सफ़ेद सा भाग जो है वो आपका स्क्लेरा है, विजिबल पोर्शन है। और ये आपका क्या है, इनर पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका क्या काम हो गया, इसका काम हो गया प्रोटेक्शन का। ठीक है, अंदर के भाग को क्या करता है, बचा कर रखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, आइरिस की। आइरिस आपको देखने को मिल रहा है, तो आइरिस का क्या काम है, ये आपका कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, जो आपको जितनी आंखें देखने को मिलती है कलर्स वाली, जैसे ब्राउन आइज हो गई, ब्लू आइज हो गई, तो वो किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। और आइरिस क्या होता है, ये डायमीटर, ये आपका जो प्यूपिल है, ये जो है आपका प्यूपिल, तो इसके डायमीटर को क्या है, कंट्रोल करता है। तो पहला तो ये कलर प्रोवाइड करता है, और दूसरा काम क्या करता है, ये डायमीटर, किसके, प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है। डायमीटर ऑफ प्यूपिल इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, कॉर्निया की। तो कॉर्निया क्या होता है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट सबसे पहले एंटर करती है कहाँ पर, कॉर्निया में। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जहाँ पर रे ऑफ लाइट एंटर करती है सबसे पहले, और ये क्या करती है, सारी की सारी लाइट को अंदर ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, प्यूपिल की। तो प्यूपिल क्या है, ये क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को, पहले कॉर्निया में आई लाइट, फिर कहाँ जाती है, प्यूपिल में जाती है। तो ये क्या करता है, अपना अपर्चर सेट करता है, जितना लाइट की अगर ज़्यादा तेज होगी लाइट तो थोड़ा कम हो जाएगा अपर्चर, इस हिसाब से अपने अपर्चर को सेट करता है लाइट के हिसाब से। और लाइट को ये प्यूपिल को पहले कॉर्निया में आई, फिर लाइट प्यूपिल में आई, और ये डायरेक्टली आपकी रेटिना तक लाइट चली जाती है। ठीक है, तो ये प्यूपिल का काम होता है रेटिना तक लाइट को पहुंचाना। नेक्स्ट बात आ जाती है लेंस की। तो लेंस क्या होते हैं, बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं हमारे। ठीक है, और लेंस क्या है आपके, यहाँ पर सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है, सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ से इससे कनेक्टेड होते हैं, सिलियरी लिगामेंट से आपके कनेक्टेड होते हैं। जहाँ पर आपका लेंस का काम क्या होता है, लेंस अलॉन्ग विद कॉर्निया ये क्या करता है, ये रिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को यहाँ पर लाइट आई रिफ्लेक्ट कर देगा कहाँ पर, रेटिना तक रिफ्रैक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी का काम क्या था, ये आपके लेंस को रोक कर रखती है। ठीक है, कंजंक्टिवा का क्या काम हो जाएगा, कंजंक्टिविटा ये क्या करेगा, लाई करेगा स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा आपका,
स्क्लेरा के बाहर वाला भाग क्या है आपका, कंजंक्टिवा है। तो ये क्या करेगा, ये आपका किसका काम क्या हो जाता है, ये आपके मॉइस्ट रखता है आइस को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आइस को मॉइस्ट करता है और लाइन करता है किसको, स्क्लेरा को। और ये क्या प्रोवाइड करता है, साथ साथ आपका म्यूकस प्रोवाइड करता है, या आपका टीयर्स प्रोवाइड करता है किसको, आपको आइस को। और साथ साथ ये ल्यूब्रिकेटिंग भी करता है, मतलब आइस अगर वे एक आपने देखा होगा कि गीली सी रहती है, थोड़ा ल्यूब्रिकेशन रहता है, वो क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कंजंक्टिवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। प्लस आपका रेटिना क्या हो गया, रेटिना क्या है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है और रेटिना के पास आपके रॉड सेल्स होते हैं और आपके कोन सेल्स होते हैं। जो कोन सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके, ब्राइट लाइट को, और जो राइट रॉड सेल्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं किसको, डिम लाइट को। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्टिक नर्व की। तो ऑप्टिक नर्व जो है आपका, ये क्या है, एकदम पीछे के भाग में प्रेजेंट होता है आइस के। और ऑप्टिक नर्व क्या करता है, सारे नर्व इम्पल्सेस को, ये नर्व इम्पल्सेस हैं, इनको क्या करेगा, ये लेके जाएगा कहाँ, रेटिना से लेकर ये आपके ब्रेन तक लेके जाएगा। और ब्रेन सेंस कर लेगा कि हमें क्या, हमने क्या देखा और उस पर क्या उसको परसीव, उसको क्या उस पर प्रक्रिया अपनी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की। तो जो विट्रस बॉडी है ये इधर वाला एरिया है पूरा, और एक्वस वाला एरिया आगे वाला एरिया होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये एक तरह से क्या करते हैं, मीडियम को लिक्विड मतलब जेली लाइक होते हैं, सबसे पहली बात है ये। और लेंस और रेटिना के बीच का एरिया हो गया, ये लेंस हो गया और इधर रेटिना हो गया, तो इसके बीच का एरिया क्या हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया। इसमें क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये आई को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ क्या करेगा, ये स्फेरिकल शेप भी आइज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्वस ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, ये नरिशमेंट देता है, जो कि आगे प्रेजेंट होता है आगे वाले पार्ट में। तो ये फिर क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको नरिशमेंट देता है किसको, आइस को। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं आइस के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट करे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी आपको पढ़ने के समय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, एक सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स इन आई। तो आई में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो उस आई के डिफेक्ट्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला डिफेक्ट क्या है आपका, मायोपिया। तो मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। और ये डिफेक्ट आपका इट इज़ कॉमन इन विजन कंडीशन, जिसमें कि आपको क्या है, दूर की चीज़ें क्या है, धुंधली दिखाई देती हैं। तो आपको ये नॉर्मल विजन हो गई, फर्स्ट वाली इमेज देखेंगे, नॉर्मल विजन है जहाँ पर रेटिना पे आपका इमेज बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपका रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, इसीलिए क्या है, इसको करेक्ट करने के लिए बीच में आपका लेंस लगाया जाता है। तो ये आपको लेंस कौन सा हो जाएगा, ये लेंस हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मायोपिया में नियर साइटेडनेस बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, और निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो सामान्य दृष्टि लाने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, फार साइटेडनेस है, मतलब इसमें दूर की चीज़ आपको साफ दिखती है पर पास के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये इमेज है, इसमें नॉर्मल विजन है, यहाँ पर इमेज बन रही है रेटिना पे। इसमें क्या होगा, इमेज आपकी रेटिना के पीछे बनती है। अब पीछे बनने के लिए वापस से इसमें लेंस लगाना हो, तो ये लेंस आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो जितने भी आपका, जैसे कार का आपका ये मिरर हो गया, फिर आपका इस तरह से मिरर हो गया, साइड व्यू मिरर हो गया, तो ये सब क्या है, आपके कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल हो गए। कॉनकेव में क्या होगा, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर में आपका टॉर्च में हो गया, फिर हेडलाइट में कार की हो गया। ठीक है, फिर सोलर कुकर हो गया, अब तक टीथ की टेस्टिंग में हो गया इस्तेमाल। साथ ही साथ आपको एक और एग्जाम्पल्स में याद रखना है कॉन्वेक्स में, कि आपका स्ट्रीट लैम्प्स में कौन सा मिरर यूज़ होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं इसमें, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी एक टॉल बिल्डिंग को देखना है कार के मिरर में, तो उसमें कौन सा टाइप का मिरर इस्तेमाल होगा। तो किसी टॉल चीज़ को देखना है, तो एक टॉल चीज़ पूरी की पूरी, कितनी भी बड़ी कोई ट्री हो, कितनी बड़ी कोई बिल्डिंग हो, तो आपके कार के मिरर में पूरी की पूरी आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी दिखाई देती है, तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड मैंने ह्यूमन की आई का एक शॉर्ट में यहाँ पर कर दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक बार पढ़ लेते हैं कि स्फेरिकल होती है, आउटर कोट वाइट वाइट कलर का होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके इंटीरियर आइज को। ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या होता है, कॉर्निया होता है। साइज ऑफ अ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, ठीक है। आइरिस प्रोवाइड कलर टू द आइज, आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। इमेज क्या है आपका रेटिना में बनती है। रेटिना के पास दो सेल्स होते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने एक बार रिपीट कर दिया, इसको एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंप्रेशन ऑफ अ आई इमेज रिटेन्स ऑन रेटिना अबाउट 1/16 सेकेंड। तो कोई भी आइस की इमेज जो है वो रेटिना पे कितनी देर तक रेजिस्ट करती है, 1/16 सेकेंड तक रेजिस्ट करती है। फिर आपको जो क्रैब होता है उसकी आइज़ बहुत स्मॉल होती है और जिससे कि वो क्या करती है, वो हर तरफ उसको देखने में मदद करती है। आई ऑफ अ बटरफ्लाई क्या होती है, वो 1000 लिटिल आइज़ के मिल के बनी हुई होती है, ठीक है। आइज ऑफ अ आउल क्या होता है, ये नाइट में इजीली देख सकता है, ड्यूरिंग डे की अपेक्षा ये दिन की अपेक्षा रात में अच्छा देख सकता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आइज जो है उसमें कॉर्निया क्या होता है, बड़ा होता है आउल में, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लाइट एंटर हो सके। और इसके पास जो रॉड सेल्स होते हैं जो कि आपके सेंसिटिव होते हैं किसके, डिम लाइट्स पे, तो ये क्या होते हैं, ये आपके ज़्यादा होते हैं रॉड सेल्स में, और कोन सेल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ये सब पॉइंट्स आउल के इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हिंदी में भी लिखी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल क्या है, इट इज 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं और ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉमन वर्ड एंड ग्रामेटिकल साइज। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्रेयर। और इसमें मेन आपसे क्या पूछते हैं कि कितने डॉट्स होते हैं, तो 63 डॉट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये आपका 2 चैप्टर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कराया है। कल हम क्या करेंगे, कल हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। जो आप लोग के डाउट्स थे वो पहले कंप्लीट करा रही हूँ, और दूसरा मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का बड़ा चैप्टर है, तो ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। और आपका मेन जो क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर से आते हैं, और जो कुछ बचेगा वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। और आपका पेपर है, बस जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, चीज़ों को पढ़ते जाइए पर रिवाइज भी करते जाइए, और पेपर अच्छे से करके आइएगा। कल का सेशन भी देखिएगा, आज का सेशन देखिएगा, आपको कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। और कुछ डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगी मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।